Hi, but welcome back to the next one shot for chemistry domain, that is amines chapter on CUT 24/7. आई होप सो आप सभी लोगों ने इससे पहले के सारे वन शॉट्स देख लिए हैं, क्योंकि आपका लास्ट वन शॉट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में और क्लास 12 के रिस्पेक्ट में सेकेंड लास्ट चैप्टर. सो आई होप सो एवरीवन हैज़ कंप्लीटेड एंड येस रेगुलरली हम लाइव में इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं. सो आई होप सो आप दोनों चीज़ों को अटेंड कर रहे हैं और चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं. सो सभी लोग यहाँ पे एक बार इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कर देना, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर का जो समरी है वो आपको यहाँ मिलने वाला है. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटा है लेकिन इसका वेटेज अच्छा खासा है. तो एक पूरे चैप्टर को इस वीडियो में हम यहाँ पर समराइज कर रहे होंगे ताकि आपके दिमाग में सारे पॉइंट्स एज इट इज बैठ जाएं. ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले शुरू होती है अमाइंस की क्लासिफिकेशन, जैसे कि हम अभी तक भी पढ़ के आ रहे हैं. अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ऐसा कंपाउंड है, मेरे पास फॉर एग्जांपल ऐसा कंपाउंड है, मेरे पास फॉर एग्जांपल ऐसा कंपाउंड है, तो अगर मेरे पास जितने एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ही मेरे पास क्या होगी, अमाइंस की डिग्री होगी. राइट. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक एल्काइल ग्रुप है तो ये मेरे पास प्राइमरी अमाइन है. ठीक है. अगर मेरे पास दो एल्काइल ग्रुप है तो ये मेरी सेकेंडरी अमाइन है. अगर मेरे पास तीन एल्काइल ग्रुप्स है तो ये मेरी टर्शरी अमाइन कहलाएगी. तो अमाइंस को आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बेसिस पे क्लासिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स दैट आर अटैच्ड टू इट. अगर मैं अमाइन की बात करूँ तो अमाइन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, दैट इज RNH2. ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, दिस इज द शेप इज नोन एज pyramidal and the hybridization is sp3. ठीक है, because of 3 bond pairs and 1 lone pair. ठीक है, 3 bond pairs and 1 lone pair. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी अमाइंस जो है आप लोग की क्लासिफाई हो जाती है. अब जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस. तो एक एक करके हम तीनों को शुरू करते हैं. उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि 2024 का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार, काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार रहा है, तो उसी के ओकेजन में जितने भी 2025 के बैचेस हैं उन सभी पे और महापैक से यू हैव 40% का डिस्काउंट बच्चों. तो जितने भी बच्चे अगर आप CUT 2025 को ज्वाइन करना चाहते हो, हमारा जो बैच और महापैक है, तो यूजिंग द कोड WIFI13 बच्चों आपको यहाँ पे 40% डिस्काउंट मिल रहा है. सो आई थिंक सो आज इसका शायद लास्ट डेट है हमारा. तो आप अगर प्लान कर रहे हो, ढंग से पढ़ना चाहते हो, फोकस तरीके से पढ़ना चाहते हो, स्कोर लाना चाहते हो 12th और CUT दोनों के अंदर, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि प्राइस भी कम है एंड डेफिनेटली रिजल्ट्स भी बेटर मिल रहे होंगे. ठीक है, तो ये बात तो रही आपके बैचेस की. अब उसके बाद हम आ जाते हैं प्रिपरेशन के ऊपर. तो अगर मैं अमाइंस की प्रिपरेशन की बात करूँ तो हमारी 6 प्रिपरेशंस रहती हैं. ठीक है, जनरली रिडक्शंस है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, और उसके अलावा 2 नेम रिएक्शंस है. ठीक है, तो सबसे पहले हम नाइट्रो कंपाउंड से शुरू करते हैं. तो अगर मेरे पास कोई भी नाइट्रो कंपाउंड है और मैं इसको रिड्यूस कर देती हूँ तो मुझे यहाँ से मिल जाता है प्राइमरी अमाइन. सो यू हैव टू रिमेंबर रिएजेंट्स कौन से यूज़ करने हैं. तो आप यहाँ पे Sn + HCl यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे Fe + HCl भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर से फेवरेबल रहता है कि आप इसको यूज़ करें. क्यों फेवरेबल है ये आपका, बिकॉज Fe + HCl से आपको FeCl2 मिलता है जो हाइड्रोलाइज होके ऑलरेडी HCl रिलीज करता है. और अगर ये HCl रिलीज कर रहा है तो एज अ रिएक्टेंट आप ये लेस अमाउंट में लोगे तो आपका जो रिएक्शन है वो ज़्यादा फीजिबल रहेगा. राइट. सो रिड्यूसिंग एजेंट हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट पूछा जाता है कौन सा बेटर है, तो आपको याद रखना है Fe + HCl वुड बी द बेटर वन. ठीक है, उसके बाद आएगा अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड. अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दैट इज अमोनिया है, ठीक है, और आपने इसके ऊपर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड डाला क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो जो अमोनिया है, ठीक है, ये मैं ऐसे लगा रही हूँ, तो इसके लोन पेयर्स अटैक करते हैं, ये बॉन्ड आपका टूट जाता है, तो यहाँ से आपको RNH2 + HX बाहर आ जाता है. अगर आपके पास और एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन फिर से आगे होता है और फिर ये आपका एक सेकेंडरी अमाइन बना लेता है, और यहाँ से आपका अगर आपके पास और एल्काइल हैलाइड है तो ये फिर से रिएक्शन में जाएगा और यहाँ से आपको एक टर्शरी अमाइन मिल जाएगा. अगर आपके पास और एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है तो ये फिर से रिएक्शन करेगा
और आपको यहाँ से क्वार्टरनरी अमाइन भी मिल सकता है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें मुझे मिक्सचर मिलता है, गेट अ प्राइमरी अमाइन, मुझे सेकेंडरी भी मिल रही है, मुझे टर्शरी भी मिल रही है और मुझे यहाँ से क्वार्टरनरी भी मिल रही है। तो ये जो मेथड है इस मेथड को हम प्रेफर नहीं करते, नॉट प्रेफर्ड। क्यों प्रेफर नहीं करते? क्योंकि आपको इसमें मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिलता है। क्या मिलता है? मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वार्टरनरी। अगर आपको केवल प्राइमरी अमाइन चाहिए, ठीक है, इफ़ यू वांट कि मुझे केवल प्राइमरी अमाइन ही मिले, तो उसका एक ही कंडीशन है कि आप अमोनिया को एक्सेस में ले लो और आप इसको लिमिटेड अमाउंट में ले लो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्वार्टरनरी अमाइन तक रिएक्शन नहीं जाएगा और प्राइमरी अमाइन पर ही आके रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा। अगर आप इसको और नहीं दोगे तो प्राइमरी अमाइन पे ही रिएक्शन आपका आके रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आइए, इसके बाद थर्ड है अगेन रिडक्शन नाइट्राइल का। तो अगर आपके पास नॉर्मल नाइट्राइल है और अगर आप इसका रिडक्शन करते हैं लाइक AlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और वाटर, तो आपका क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर दैट इज हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या बनेगा? Rc। ठीक है, ये समझो कि एक हाइड्रोजन, एक H2 जुड़ गया, एक और H2 जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा? RCH2NH2। तो अगेन यहाँ से आपको क्या मिलेगी? प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अगेन आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी? प्राइमरी अमाइन। अच्छा, सेकेंडरी अमाइन अगर बनाना है तो क्या यूज कर सकते हो? दैट इज RNC, आइसोसाइनाइड। क्योंकि अगर आप आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हो तो आपको मिल जाता है क्या? दैट इज RNHCH3, दैट इज अ सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, आपको क्या मिल जाता है यहाँ से? एक सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, तो अगर नाइट्राइल यूज करोगे तो प्राइमरी अमाइन मिलेगा विद 1 कार्बन मोर, और अगर मैं आइसोसाइनाइड यूज करूंगी तो मुझे एक सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। आइए, फिर आ जाता है अमाइड, और अमाइड का भी नॉर्मल रिडक्शन करना है। तो अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड ONH2 है, तो अगर आप इसका भी रिएक्शन AlH4 के साथ कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है? RCH2NH2। अगेन यू विल गेट अ प्राइमरी अमाइन। तो देखो, सबका रिडक्शन ही किया, नाइट्रो का रिडक्शन किया, बस एल्काइल हैलाइड का मोनोलाइसिस करा, फिर नाइट्राइल का रिडक्शन करा और फिर अमाइड का रिडक्शन किया, और सभी से आपने क्या बनाया? यू मेड प्राइमरी अमाइन। ठीक है, क्या बना दिया आपने? प्राइमरी अमाइन। अब इसके आगे है मेरे 2 नेम रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला है मेरा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये है थैलेमाइड और इसका रिएक्शन आपको करना है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो चलो मैं पहले स्टेप बाय स्टेप ही लिख रही हूँ। तो अगर मैंने पहले बेस इसके ऊपर डाला तो बेस क्या करेगा? H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से आपको NK मिल जाएगा। मैं KOH डाल देती हूँ यहाँ पे। अब अगर आपने इसके ऊपर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड डाला तो क्या बन जाएगा? यहाँ से NR, और अगर आपने इसके ऊपर फिर से बेस डाल दिया तो ये बॉन्ड आपका टूटेगा। आपको पता है नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो अगर आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ से दैट इज H पॉजिटिव इधर जुड़ेगा और OK नेगेटिव इधर, H पॉजिटिव इधर, OK नेगेटिव इधर, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये ओपन हो जाएगा OK नेगेटिव में। OK नेगेटिव में अगर इसे हाइड्रोलाइज करोगे तो थैलिक एसिड मिल जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगी प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो ये रिएक्शन यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, बट द प्राइमरी अमाइन इज टू बी एलिफेटिक। क्यों मैम एलिफेटिक ही यूज करना है? क्योंकि ये एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती हैं। तो अगर आपने ये एल्काइल हैलाइड एरोमेटिक दे दी तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, और अगर एरोमेटिक ही नहीं है तो फिर आपको एरोमेटिक अमाइन भी नहीं मिलेगी, बिकॉज द रिएक्शन का मैकेनिज्म इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से, आप प्राइमरी अमाइंस बना सकते हो विच आर एलिफेटिक इन नेचर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट नेम रिएक्शन, दैट इज हॉफमैन
ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो अगर आपके पास अमाइड है, इसके ऊपर आपने Br2 डाला और 3 मोल्स ऑफ NaOH डाला, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, आप ये C डबल बॉन्ड को हटा दो तो यू विल गेट RNH2। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आपको प्राइमरी अमाइन तो मिला, लेकिन इसका एक कार्बन कम है। ठीक है, इसका एक कार्बन कम है। सो टेक्निकली बच्चों अगर मैं बात करूं तो आपकी जो ये 6 प्रिपरेशन है, ठीक है, पहली अगर मैं बोलूँ नाइट्रो से है, ठीक है, फिर आपकी एल्काइल हैलाइड से है, फिर आपकी नाइट्राइल से है, फिर आपकी नॉर्मल अमाइड से है, फिर आपकी गैब्रियल थैलेमाइड से है, साथ में एल्काइल हैलाइड और बेस के साथ है, और ये भी आपकी अमाइड के साथ है। बट साथ में अगर मैं रिएजेंट बोलूँ तो इसके ऊपर मैंने Fe+HCl डाला, इसके ऊपर मैंने LiLH4 डाला, इसके ऊपर भी मैंने LiLH4 डाला, इसके ऊपर मैंने Br2 NaOH डाला। तो प्रोडक्ट क्या बना मैम? प्रोडक्ट यहाँ से आपको प्राइमरी अमाइन मिला, ठीक है, यहाँ से आपको मिक्सचर मिला, यहाँ से प्राइमरी अमाइन मिला, यहाँ से भी प्राइमरी अमाइन मिला, यहाँ से भी प्राइमरी अमाइन मिला लेकिन एलिफेटिक वाला मिला, और यहाँ से भी प्राइमरी अमाइन मिला। यहाँ पे एक कार्बन कम था और यहाँ पर एक कार्बन ज़्यादा था। तो ये जो समरी है वो आप लोगों को याद रखनी है ताकि आपको सारी प्रिपरेशंस माइंड में प्रॉपरली बैठी हुई रहें। ठीक है, जितनी बार आप ये फ्लो चार्ट बनाओगे, जितनी बार आप ये लिखोगे, उतना ही बार आपको ये चैप्टर क्लियर दिमाग में होता जाएगा। ठीक है, आइए अगली बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आएगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, और आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो अगर मेरे पास अमाइंस है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है, RNH2, R2NH और R3N, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? 2। यहाँ पर 1। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें? इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रही है तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या हो जाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, दैट विल बी द ऑर्डर फॉर बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं बात करूं, एक और पॉइंट डाल लो सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी का केस याद रखना कि अमाइंस वैसे तो सॉल्युबल हैं, लेकिन कौन सी अमाइन सॉल्युबल हैं? दैट आर लोअर अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, है ना। तो जनरली या तो मिथिनामाइन या तो इथेनामाइन आपकी सॉल्युबल पाई जाएंगी। ठीक है, हाइयर अमाइंस आर इनसॉल्युबल। क्यों इनसॉल्युबल हैं? क्योंकि ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो बात है वो है केमिकल रिएक्शंस की, और सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन है बेटा वो है बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, है ना। तो अगर मैं बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस की बात करूं तो बेस क्या है? व्हाट इज अ बेस? बेस कोई भी चीज है जो या तो H पॉजिटिव को डोनेट कर एक्सेप्ट करे, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो लोन पेयर को डोनेट करे। ठीक है, अगर मैं अमाइन की बात कर रही हूं तो ये H पॉजिटिव को जब एक्सेप्ट करेगी तो ये बनाएगा RNH3 पॉजिटिव। ठीक है, या मैं H2O भी लिख सकती हूँ, H2O के साथ एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस बोलूँ तो ये हो जाएगा RNH3 पॉजिटिव अपॉन में RNH2 और H पॉजिटिव। तो अगर बेस अच्छा है तो यार वो इतना इसमें कन्वर्ट करेगा इजीली, इसकी अमाउंट बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा,
तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb? अगर मैं बात करूँ कौन से ग्रुप्स हैं जो बेसिक नेचर को इंक्रीज करेंगे, तो जो आपको यहाँ मिल रहा है वो है RnH3 पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको कौन स्टेबल करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं बेटा? या तो प्लस I इफेक्ट या तो प्लस M इफेक्ट। और अगर मैं ये R ग्रुप की बात कर रही हूँ तो ये एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप जो होता है वो क्या प्लस I इफेक्ट देता है। तो क्या ये इसको स्टेबलाइज करेगा? येस और नो। तो क्या मैं बोलूँगी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I एंड प्लस M इफेक्ट? येस और नो। और अगर मुझे ये बेसिस क्लियर होता है तो क्या मैं ये बोलूँगी कि अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ दैट इज़ अमोनिया वर्सेस अमाइन, तो अगर आपको कंपेयर करना है कि कौन एक बेटर बेस है, तो मुझे आप बताओ कि NH3 ने जब H पॉजिटिव लिया तो ये NH4 पॉजिटिव बनेगा, और अगर RNH2 ने H पॉजिटिव लिया तो ये RNH3 पॉजिटिव बनेगा। तो आपके हिसाब से बेटर बेस कौन है? यहाँ पर इसको कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं मिला हुआ, लेकिन यहाँ पे R ग्रुप है, राइट। यहाँ पे आपका ये R ग्रुप है जो प्लस I इफेक्ट लगा रहा है, उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको स्टेबलाइज कर रही है। तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरी जो अमाइंस है वो एक बेटर बेस है, राइट। अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस आपकी पाई जाएगी, क्या? आपकी अमाइंस। अगर मैं विद इन अमाइंस कंपेयर करूं, अगर मैं विद इन अमाइंस कंपेयर कर रही हूं, ठीक है, अगर मैं अमाइंस के अंदर ही कंपैरिजन कर रही हूं, ठीक है, फिलहाल मैं गैसियस फेस में बात कर रही हूं, तो बेसिक नेचर का तो मेरे पास RNH2 है प्राइमरी अमाइन, R2NH है सेकेंडरी अमाइन, और R3N है टर्शरी अमाइन। तो आपको पता है यार बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I इफेक्ट। तो अगर मैं यहाँ प्लस I इफेक्ट बोलूँ तो कितना प्लस I इफेक्ट है? इसके पास 3 प्लस I इफेक्ट है, इसके पास 2 प्लस I इफेक्ट है, और इसके पास एक ग्रुप है, 2 ग्रुप है, 3 ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसका होगा बच्चों? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, बिकॉज ऑफ प्लस I इफेक्ट। दैट इज इन गैसियस फेस, ठीक है, दैट इज इन गैसियस फेस। लेकिन अगर मैं चली जाऊं इसकी लिक्विड फेस के अंदर, अमाइंस एक्वस फेस में, अब एक्वस फेस में 2 ही होगा, या तो मीथेनामाइन क्योंकि सॉल्युबल यही है, या तो इथेनामाइन। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 फैक्टर्स वर्क करेंगे, ठीक है। प्लस I इफेक्ट तो तुमको पता है सबसे ज़्यादा टर्शरी का होगा, फिर सेकेंडरी का होगा, और फिर प्राइमरी का होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इस कैटायन को, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुमको पता है सबसे अच्छा प्राइमरी की होती है, फिर सेकेंडरी की होती है, और फिर टर्शरी की होती है, बिकॉज ऑफ मोर हाइड्रोजन का अवेलेबिलिटी। तो मैम फिर फाइनल ऑर्डर क्या निकल कर आएगा? तो अगर कोई तुमसे फाइनल ऑर्डर बच्चों पूछे तो आपको मीथेनामाइन का ऑर्डर क्या होगा मैम, और इथेनामाइन का ऑर्डर क्या होगा मैम? तो देखो दोनों ऑर्डर्स को जब जोड़ोगे तो आपको ये दिखेगा कि यार दोनों में सेकेंडरी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एक में प्राइमरी एक में टर्शरी है, तो मैं एवरेज लूँ तो सेकेंडरी तो दोनों में सबसे ज़्यादा है। फिर मीथेनामाइन 1 कार्बन का है, तो फिर प्राइमरी फिर टर्शरी, याद करने का तरीका, और इसमें उल्टा कर दो टर्शरी और प्राइमरी। तो एक्वस फेज के अंदर क्या ऑर्डर पाया जाएगा? तो याद रखना मीथेनामाइन के लिए ऑर्डर 213 होगा, और इथेनामाइन के लिए ऑर्डर 231 होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, क्लियर है। सो आपको अमाइंस की बेसिसिटी का ऑर्डर अगर वैसे कुछ दिया नहीं है तो गैसियस फेस में मान के चलो, एक्वस फेस में किसका मान होगा? केवल मीथेनामाइन और इथेनामाइन का। मीथेनामाइन का ऑर्डर 213 और इथेनामाइन का 231 है, ठीक है। अब तीसरा कंपोनेंट है आपका एनिलीन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ दैट इज एनिलीन वर्सेस अमाइन, ठीक है। तो आपको पता है यार एनिलीन, दिस इज एनिलीन, और जो एनिलीन है ना उसका जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर रिंग में रेजोनेंस में जा रहा है,
और अगर ये रिंग में जा रहा है तो क्या इसका लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल है? और अगर इसका लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है तो ये बेस किस नाम का हुआ? क्योंकि बेस तो हुआ है ना जो लोन पेयर डोनेट करे। सो क्या मैं बोलूँगी कि द लोन पेयर ऑफ एनिलीन इज नॉट available for donation, hence making it a weak base. So अगर आपको कंपेयर करना है अमाइन वर्सेस अमोनिया, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, तो आप लिखोगे कि मैम सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आपकी अमाइन है, फिर आपकी अमोनिया है और सबसे वीक है एनिलीन, यानी कि एरोमेटिक अमाइंस आर योर वीकेस्ट बेस. दिस इज द ऑर्डर फॉर बेसिक नेचर. ठीक है, दिस विल बी द ऑर्डर फॉर योर बेसिक नेचर. ठीक है, अब अगर एनिलीन में ही मैं सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ, एनिलीन में ही मैं ग्रुप्स लगा रही हूँ, तो कौन से ग्रुप्स है जो बेसिक नेचर को इंक्रीज करेंगे? तो वो आपके होंगे अगेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि +M और +I. तो अगर मैं विद इन एनिलीन जा रही हूँ तो एनिलीन के लिए आपका +M इफेक्ट और +I इफेक्ट क्या बढ़ाएंगे? बेसिक नेचर. +M इफेक्ट ऑर्थो पैरा पोजिशन पे बढ़ाएगा और +I इफेक्ट आपका मेटा पोजीशन पे बढ़ा रहा होगा. ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये है तो बेसिक बेटर कौन होगा उसके लिए? दिस इज +M इफेक्ट एंड दिस इज -M इफेक्ट, तो ये आपका एक बेटर बेस होगा. ठीक है, अगर मुझे कंपेयर करना है फॉर एग्जांपल NH2 that is Cl versus Cl, तो आपको पता है कि ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे +M लगा सकता है और यहाँ ये -I लगाता है, तो +M अगेन आपका जीत जाएगा. अगर आपको फॉर एग्जांपल कंपेयर करना है बच्चों CH2NH2 और NaCH3, तो अगेन बेटर बेस कौन होगा? तो याद रखना बेटा, ये एरोमेटिक सिस्टम है और ये एलिफेटिक सिस्टम है, यानी कि ये अमाइन है क्योंकि नाइट्रोजन रिंग से नहीं जुड़ा. तो आपको हमेशा याद रखना है कि एलिफेटिक अमाइंस वुड बी स्ट्रॉन्गर बेसिस देन योर अमोनिया. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं ये समरी पहला पॉइंट मैं दूंगी कि अमाइंस आर स्ट्रोंगर बेस देन एनिलीन या एरोमेटिक अमाइन. अगर मैं एनिलीन में कंपेयर कर रही हूँ तो एनिलीन के पास अगर +M इफेक्ट है सबसे स्ट्रॉन्ग, +I उससे स्ट्रॉन्ग, नो इफेक्ट -I और -A. सो दैट इज द ऑर्डर फॉर बेसिक नेचर जब भी आप एक अमाइन के सवाल को डील कर रहे होगे. ठीक है भाई, क्लियर है? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसका. इसके बाद तो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. तो दूसरा रिएक्शन है एसाइलेशन इसका. तो अगर आपके पास एनिलीन है और आप इसका एसाइलेशन करना चाहते हो तो आप किसी के साथ भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ करना चाहते हो तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करता है, ये बॉन्ड ओपन होता है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है? नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर C डबल बॉन्ड O. ठीक है, वैसे तो फिलहाल CO नेगेटिव. ठीक है, Cl, और फिर ये वापस आता है तो ये यहाँ से निकल जाता है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है? दैट इज, साथ में CH3 है, दैट इज NC डबल बॉन्ड O CH3. तो बेसिकली ये आपका अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है. तो कुछ नहीं करना, आपको एक हाइड्रोजन हटाना है और आपको ये ग्रुप, दिस ग्रुप आपको, दिस इज द असाइल ग्रुप, ये ग्रुप आपको ऐड कर देना है. तो ये ग्रुप आपने ऐड किया तो आपने असाइल ग्रुप ऐड किया एक हाइड्रोजन को हटा के. दिस रिएक्शन इज नोन एज असाइलेशन रिएक्शन. ठीक है, फिर आएगा आपका एक टेस्ट जो कि अगेन एक प्राइमरी अमाइंस ये टेस्ट देती हैं. दैट इज अगर आपके पास कोई भी एक प्राइमरी अमाइन है और अगर इसके ऊपर आप दैट इज NaOH और CHCl3 डालते हो तो यहाँ से आपको मिलता है RnCl.
C, ठीक है, दैट इज नोन एज आइसोसाइनाइड विच इज़ अ फॉल स्मेल प्रोड्यूसिंग कंपाउंड। तो अगर आपके पास कोई भी प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, तो आप टेस्ट कर सकते हो, अगर कोई प्राइमरी अमाइन के ऊपर आप ये डालोगे तो आपको एक गंदी सी स्मेल देने वाला कंपाउंड मिलेगा और आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि जो आपने रिएक्टेंट लिया था वो मेरी एक प्राइमरी अमाइन थी, ठीक है। तो दैट इज योर कार्बिलमाइन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये टेस्ट भी है और रिएक्शन भी है। अगर आपके पास एक एरोमेटिक अमाइन है और इसके ऊपर आप NaNO2 और HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में डालोगे तो यहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा N2Cl। अगर आप यही एक एलिफेटिक अमाइन के ऊपर डालोगे एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ से आपका यहाँ पे पहले तो ऑब्वियसली डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, लेकिन ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये आपका स्टेबलाइज्ड है बाय रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस है यहाँ पे, बेंजीन रिंग है, लेकिन जो नीचे वाला है वो स्टेबल नहीं है, तो ये डिसोसिएट होके आपको एल्कोहल देगा। तो ये एक टेस्ट भी है, क्यों? क्योंकि आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं किसमें? एरोमेटिक अमाइन में। तो एरोमेटिक अमाइन का टेस्ट हो जाएगा। एरोमेटिक प्राइमरी और एलिफेटिक प्राइमरी को डिस्टिंग्विश करना चाहते हो तो एरोमेटिक अमाइन आप नाइट्रस टेस्ट देगी और एलिफेटिक नहीं देगी, क्योंकि वो आपको एल्कोहल देगी। तो जब भी एक प्राइमरी अमाइन के ऊपर आप ये डालोगे तो आप याद रखना आपको वहाँ पे एल्कोहल को बनाना पड़ेगा। तो ये टेस्ट भी है और ये एक रिएक्शन भी है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए आइए फिर आ जाता है एक और टेस्ट जिसका नाम है हमारा हिंसबर्ग टेस्ट। दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक रिएजेंट। इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। अगर मेरे पास एक प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, तो क्योंकि ऑब्वियसली ये एसिड है तो ये अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, HCl निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? NH और R, ठीक है। वहीं अगर आपने इसके ऊपर बेस डाला, ठीक है, वहीं अगर आपने इसके ऊपर बेस डाला तो ये जो बेस है, अब एक हाइड्रोजन अवेलेबल है तो इसको रिएक्ट करवा के सॉल्युबल बना देगा, ठीक है। लेकिन अगर यही रिएक्शन आपने एक सेकेंडरी अमाइन के साथ किया तो अभी भी ये रिएक्शन होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो है मेरे पास, तो ये रिएक्शन करेगा और यहाँ से आपको NR मिलेगा, बट हाइड्रोजन अब नहीं बचा होगा। लेकिन अब अगर आपने इसके ऊपर बेस डाला तो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अब बेस में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपने ये रिएक्शन एक टर्शरी अमाइन के साथ किया तो यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। क्लियर है? राइट। सो टेक्निकली हिंसबर्ग रिएजेंट एक रिएक्टिविटी दे देगा, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हिंसबर्ग टेस्ट के साथ जो रिएक्टिविटी निकल के आएगी वो आएगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं बोलूं तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, हिंसबर्ग रिएजेंट, बेस। तो प्राइमरी रिएक्ट करेगी, बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगी, सेकेंडरी करेगी, बेस के साथ नहीं करेगी, टर्शरी रिएक्ट ही नहीं करेगी, इसीलिए रिएक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी निकल कर आएगी, ठीक है। क्लियर है? राइट है? ओके, ठीक है। चलो उसके बाद अब जो रिएक्शन है हमारा रिवीजन का अगला, देखो ये बहुत छोटा चैप्टर है इसलिए ना ये काफ़ी इजी टू ग्रास्प है और इसमें स्कोर करना भी ईजी है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस नहीं है लेकिन स्कोरिंग रिएक्शंस है,
ठीक है। तो अगला जो है वो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो एनालीन है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो रिंग पे नेगेटिव चार्ज दे ही रहा है, ठीक है, अभी हमने देखा ही था, तो रिंग को एक्टिवेट कर देता है। और अगर रिंग को एक्टिवेट कर रहा है तो ये डेफिनेटली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो क्या कैसे आप इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं ब्रोमिनेशन कर रही हूँ, तो अगर आपने इसका नॉर्मल ब्रोमिनेशन कर दिया तो याद रखना ये रिंग इतनी एक्टिवेटेड होती है कि ये हर एक पोजीशन पर Br लगा देता है। तो ये क्या बना देता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन, सॉरी नाइट्रो नहीं, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। अब प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे तो पैरा प्रोडक्ट चाहिए था, तो रिंग इतनी एक्टिवेट हो गई है कि भाई अब मैं क्या करूं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इसको एक ऑल्टरनेटिव वे देना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव वे क्या होगा, अगर आप इसका एसाइलेशन करिए जो हमने पहले सीखा था, तो अगर आप इसका एसाइलेशन करोगे तो जो नाइट्रोजन की सारी डेंसिटी रिंग पर जा रही थी, अब वो रिंग पर ना जाके इधर जाने लगेगी और रिंग अब थोड़ा कम एक्टिवेट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे ब्रोमीन डालेंगे, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, तो अब ये नॉर्मल पैरा प्रोडक्ट पर सब्स्टिट्यूशन देगा। ठीक है। और अगर आप इसका फिर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, आपका यहाँ से H जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, और आपको यहाँ से वापस एनिलीन मिल जाएगा विथ पैरा पोजीशन पे Br जो आपको चाहिए था, ठीक है। ठीक है, तो टेक्निकली पैरा प्रोडक्ट लेने के लिए आपको एक ऑल्टरनेटिव वे पे जाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको एक ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऑल्टरनेटिव वे क्या होगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एसाइलेशन करना पड़ेगा, फिर आप इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दो, और फिर आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो। तो अगर आप ये तीनों काम करोगे तो आपको यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिल रहा होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर मैंने नॉर्मल किया तो क्या बनेगा, और फिर मुझे उसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रोमिनेशन हो गया। अब ब्रोमिनेशन के बाद जो अगली कहानी है वो है नाइट्रेशन। अगर मैं नाइट्रेशन की बात करूं तो आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला तो आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मिल गया, आपको पैरा प्रोडक्ट भी मिल गया, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि आपको मेटा प्रोडक्ट भी मिल जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम मेटा प्रोडक्ट क्यों मिला है, तो भाई हम बताएंगे कि ये है एक एसिड और ये है एक बेस। तो एसिड H+ देता है और ये H+ लेता है, इसने H+ एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन गया NH3 पॉजिटिव, और अगर ये NH3 पॉजिटिव बन गया तो ये अब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया, और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। तो ये मेटा पे प्रोडक्ट बनाने लग जाता है। अप्रोक्सीमेटली 51% ये तो 47% ये, ठीक है। क्लियर है, यस और नो, ठीक है, राइट। सो काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। तो अब आपको चाहिए कि मैम मुझे तो ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो फिर हम क्या करें, तो आप फिर से एसिटाइलेशन करेंगे ताकि ये जो बेस है ये थोड़ा वीक बन जाए, ठीक है। तो फिर से आप एसिटाइलेशन करेंगे तो आपको फिर से यहाँ से NC डबल बॉन्ड OCH3 मिलेगा। अब आप इसका फिर नाइट्रेशन कर दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो फिर आपको पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा NO2 और साथ में आपका NaCO-CH3, और फिर आप इस पर हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए H पॉजिटिव और H2O के साथ, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा NH2, ठीक है। क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, दैट इज NH2 और NO। तो अब आपको यहाँ से क्या मिल गया, पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगेन नाइट्रेशन का प्रॉब्लम ये है, नाइट्रेशन का प्रॉब्लम ये है कि आपको मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है,
और आपको ये नहीं चाहिए, तो फिर से क्या करना है, असाइलेशन करना है, फिर से क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, फिर से क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। तो अगर आप ये तीनों काम करोगे तो आपको पैरा प्रोडक्ट ही मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, पैरा प्रोडक्ट ही मिल जाएगा। राइट, तो ये हमारा हो जाता है नाइट्रेशन का केस। अब अगर मैं बात कर लेती हूँ किसकी, दैट इज सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर आप नॉर्मल सल्फोनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको नॉर्मल पैरा प्रोडक्ट पे ही SO3H मिलता है, लेकिन बस यहाँ पे कुछ नहीं होता, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, एसिड बेस वही, तो ये अपना H पॉजिटिव ऊपर दे देती है, तो ये क्या बना लेता है, NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव। तो इसमें होता है ज्विटर आयन का फॉर्मेशन। तो सल्फोनेशन में आपको क्या मिल जाता है, ज्विटर आयन मिल जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है बात। तो अगर मैं समरी बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपको समरी बोलूं दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो पहली बात, ब्रोमिनेशन का प्रॉब्लम 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलना। ठीक है, नाइट्रेशन का प्रॉब्लम मेटा प्रोडक्ट मिलना। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है सल्फोनेशन का, बट आपको याद रखना है सल्फोनेशन में क्या मिल रहा है, हमें ज्विटर आयन मिल रहा है। इन दोनों का सल्यूशन असाइलेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हाइड्रोलाइसिस, अगर हम ये करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यू विल गेट अ पैरा। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हमारी कहानी रहेगी जो हमें याद रखनी पड़ेगी। एंड देन वी हैव द लास्ट एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट को यूज़ करते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल डाइजोनियम सॉल्ट अभी आपने देखा था, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब ये बहुत सारी चीज़ें बना रहा होगा। ठीक है, एक एक करके अगर हम देखें तो पहले ये आपको पता है हेलोएरीन्स बनाता है। ठीक है, सारे हेलोएरीन्स की बनाने में ये हेल्पफुल है। एल्कोहल बनाता है, पुराना रिएक्शन आपने देखा है, डिहाइड्रेशन करोगे तो बेंजीन भी बना देता है। ठीक है, और उसके अलावा ये आपका नाइट्रो कंपाउंड्स बनाने के लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने Cu2 Cl2 और HCl डाला तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। अगर आपने Cu2 Br2 और HBr डाला तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। अगर आपने CuCN और HCN डाला तो आपको सायानोबेंजीन मिलेगा। और ये तीनों ही आपके सैंड मेयर रिएक्शन कहलाते हैं, नेम रिएक्शन भी है। ठीक है, अगर आपने Cu और HCl डाला तो फिर से क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। अगर आपने Cu और HBr डाला तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। ये दो रिएक्शन जो हैं आपके गेटरमैन रिएक्शन कहलाते हैं। अगर आपने Ki डाला तो आपको आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। अगर आपने HbF4 डाला तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। अगर आपने H3PO2 और हीट करा तो यहाँ से आपको बेंजीन मिल जाएगा। अगर आपने इसके ऊपर जस्ट वाटर डाल के हीट कर दिया तो यहाँ से आपको फिनॉल भी मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ से HbF4 कॉपर और हीट कर दिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी NO2, तो यहाँ से आपको नाइट्रोबेंजीन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे आप इथेनॉल भी डाल सकते हो। ठीक है, दिस इज, तो यहाँ से आप अलग अलग कंपाउंड्स बना पा रहे हो, चाहे वो क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, सायानोबेंजीन है,
ये तो सेम ही है, आयोडोबेंजीन है, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन है, बेंजीन है, ठीक है, फिनॉल है और नाइट्रोबेंजीन है। इनमें से आप सारे कंपाउंड्स केवल एक सिंगल कंपाउंड को यूज करके बना सकते हो, दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट। इसीलिए डाइजोनियम सॉल्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है जो कि इन सारे रिएक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो ये फ्लो चार्ट लास्ट आपको याद रखना है। और डाइजोनियम सॉल्ट का एक लास्ट आपका जो टेस्ट रहेगा वो होगा कपलिंग टेस्ट, ठीक है। तो कपलिंग टेस्ट क्यों? क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोफाइल है ना, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो अगर आप ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे लगते हैं? पैरा पोजीशन पे लगते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने इसका रिएक्शन करा एनिलीन के साथ, तो एनिलीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अगर आपने इसका रिएक्शन किया फॉर एग्जांपल फिनॉल के साथ, तो यहाँ से आपका क्या होगा? पैरा पोजीशन से आपका ये HCl रिमूव हो जाता है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे आके जुड़ेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? दैट इज दिस इज अ एजोडाई। एनिलीन का ये आपका एक एजोडाई बना लेगा, ठीक है, दैट इज पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी बना लेगा। तो कपलिंग टेस्ट होगा किसके साथ? आपका एनिलीन के साथ, ठीक है। दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। एजो ग्रुप होता है ये वाला ग्रुप, दिस इज योर एजो ग्रुप। तो ऊपर वाला येलो डाई, नीचे वाला आपका ऑरेंज डाई, तो आपको कलर्ड डाइज यहाँ से मिल रही होंगी। तो कौन ये टेस्ट नहीं देगा? ठीक है, कौन ये टेस्ट नहीं देगा? कपलिंग टेस्ट कौन नहीं देगा? वो ग्रुप्स, वो एरोमेटिक सिस्टम जिनके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं, तो वो कपलिंग टेस्ट नहीं देंगे। जैसे NO2 लगा दिया, CN लगा दिया, CHO लगा दिया, तो ये कपलिंग टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फेवरेबल नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उनके साथ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। तो दैट इज द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू डू फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो 2 नेम रिएक्शन प्रिपरेशन के इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हॉफमैन और गैब्रियल। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ सकता है, बेसिक नेचर से पक्का एक क्वेश्चन बनता है। 3 टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बिलामाइन, हिंसबर्ग और नाइट्रस एसिड का टेस्ट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी सवाल आता है और फिर ये लास्ट आपका डाइजोनियम सॉल्ट। तो मतलब 4 तो टेस्ट हैं, 2 पर्टिकुलर नेम रिएक्शन है, डाइजोनियम सॉल्ट का फ्लो चार्ट और बेसिक नेचर का सवाल है। ये 4-5 टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल इस चैप्टर से बनते हैं। छोटा चैप्टर है बट वेटेज ज़्यादा है, इसीलिए इस चैप्टर को जितना मैंने यहाँ पे आपको दिया, अगर आप इसको 2-3 बार कर लेते हो, देख लेते हो, लिख लेते हो, तो ये चैप्टर आपके दिमाग में होगा। और चाहो तो इसके बाद एक बार बस NCERT रीड कर लो और लाइव में जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे वो कर लो, तो काफ़ी हद तक आपका ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डेफिनेटली डू आफ्टर दिस चैप्टर। वीडियो को जरूर यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में येलो हार्ट्स डाल के जाइएगा कि येस मैम दिस वाज अ वेरी हेल्पफुल वीडियो, इफ यू हैव रियली गॉट हेल्प फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। अब अगला चैप्टर हमारा बायोमॉलिक्यूल्स रहेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है तो वो 1 शॉट में हम कंप्लीट करेंगे। एंड येस, लास्टली जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आप सभी लोगों का जो सेल है वो बहुत बड़ी एक्टिव है, तो जो भी बच्चा CUET के लिए ज्वाइन करना चाहता है, क्लास 12th के लिए ज्वाइन करना चाहता है, वो यहाँ पे बैचेस को ज्वाइन कर सकता है। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो CUET का बेसिक जो आपका करंट बैच चल रहा है, ठीक है, करंट जो भी बैच है आप उसको चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप CUET महापैक भी ले सकते हो, क्योंकि CUET महापैक और बैच में केवल 1500 आसपास का डिफरेंस है, ठीक है, ये महापैक है। अदरवाइज आप यहाँ से जो है हमारा CUET का साइंस, महापैक में तो देखो सब कुछ ही आ जाता है, तो सजेस्टेबल है कि आप महापैक ले लो, वो बेस्ट रहता है। डबल वैलिडिटी भी ऑफ है, चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि 12 मंथ्स नहीं, वो आपका 24 मंथ्स का वैलिडिटी रहेगा। और साथ में यहाँ पे आपका 40% का डिस्काउंट भी चल रहा है। द कोड इज Y513, ठीक है। बट ये आज ही करोगे तो होगा, क्योंकि आई थिंक कल ये खत्म होने वाला है। तो दिस इज डबल वैलिडिटी, 6 + 6 मंथ्स का वैलिडिटी है, 40% डिस्काउंट है। महापैक लोगे तो ये 10,000 कुछ का पड़ेगा। बैच आपका 8300 का है, समर 3.0 और जो लेटेस्ट बैच है वो भी दोनों ही सेम प्राइस पे रहेगा। सो यू कैन ज्वाइन इट। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, GT सब पढ़ाया जाएगा, फुल सिलेबस रहेगा, ठीक है। साथ में आपका टेस्ट सीरीज रहेगा, क्लास 12th का कंप्लीट कवरेज है और CUET 2025 का।
तो मतलब इसके बाहर आपको कोई ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बैच लो, एक कोड लगाओ, डिस्काउंट पाओ और अपनी तैयारी को स्टार्ट करो, क्योंकि रिजल्ट बच्चों यहाँ से आए हैं और रिजल्ट ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है इवेंचुअली। आप कहीं फीस दे रहे हो, 19-20 फीस दे तो रिजल्ट नहीं आता है तो वो फीस भी वेस्ट होता है। सो आई थिंक एक जगह लगाओ, लेकिन वो श्योरिटी के साथ लगाओ, जहाँ से रिजल्ट आए हैं वहीं पर लगाओ, क्योंकि डेफिनेटली वो आपको आगे हेल्प कर रहा होगा। और ये जो अमाउंट है, ये तो जो टॉपर होता है उसका रिफंड भी हो जाता है, तो टेंशन मत लो। पढ़ाई अच्छे से करोगे तो कोई फीस वीस का टेंशन नहीं आएगा। बस आप ये सोच लो कि आपको कितने अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वन शॉट में मिलेंगे, लाइव में मिलेंगे, बैचेस में मिलेंगे। तो कोई भी डाउट है, मेरी ईमेल आईडी आपके पास, आप मेल कर सकते हो। अदरवाइज बिना झिझक बैच ज्वाइन करो और अपनी तैयारी को स्टार्ट करो।